तरंग प्रकाशिकी में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। इसकी तुलना जो है आप ध्वनि तरंग से कर सकते हैं। जैसे हम एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे में यदि कोई बातचीत कर रहा है तो हमको सुनाई देता है। तो ध्वनि क्या है? एक तरंग है। ठीक है। और हम तक पहुंची मतलब वो क्या हुई? मार्ग में अपने मुड़ गई। ठीक है। या किनारों पर क्या हुई? मुड़ गई, तभी तो हमारे तक पहुंची। ठीक है। तो तरंग जो है तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाती है। क्या होती है? तरंग तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाती है। यही घटना क्या कहलाती है? विवर्तन। प्रकाश के साथ भी ऐसा ही होता है, क्योंकि प्रकाश तरंग का ही रूप है। ठीक है। तो प्रकाश क्या होता है? तीक्ष्ण जो किनारे होते हैं, बारीक पॉइंट, वहां पर मुड़ जाती है। ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था, 8th में प्रयोग भी किया है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। परंतु यहाँ एक नया चीज पढ़ेंगे कि प्रकाश जो है तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ जाती है। ठीक है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आता है या तरंगे किसी छिद्र में से गुजरती है तो तरंगे अवरोध या छिद्र के किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ जाती है। इस घटना को तरंगों का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, डायग्राम। यहाँ सन से लाइट आ रहा है, इस ओर केवल इतना पोर्शन है लाइट जाने के लिए, तो यहाँ तक लाइट जाना चाहिए था। केवल इतने भाग में उजाला होना चाहिए यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो। ठीक है ना। परंतु क्या होगा? ये देखिए, तीक्ष्ण किनारों पर ये मुड़ गया। अर्थात यहाँ भी हमको प्रकाश प्राप्त हो रहा है इन जगहों पर। ठीक है। इसी को हमने क्या कहा? प्रकाश का विवर्तन। अब यहाँ देखिए, पुनः एक और एग्जाम्पल दिया है। यहाँ एक अवरोध रखा गया है ए बी। ठीक है ना। अब सन यहाँ से, तो इस भाग में काला काला दिखाई देना चाहिए। ठीक है। शेडो उसका परछाई दिखाई देना चाहिए। ठीक है, इतने पोर्शन में। परंतु इस भाग में भी उजाला दिखाई देता है हमको इस पोर्शन पर। अर्थात प्रकाश क्या हुआ होगा? इन किनारों पर मुड़ गया होगा। इन किनारों पर क्या हो गया? मुड़ गया होगा। इसलिए यहाँ तक प्रकाश पहुंच गया है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है। परंतु हमने देखा कि यहाँ पर जब प्रकाश पहुंचा तो यहाँ बहुत चमकीला है। ठीक है ना। उजाला है, प्रकाशमय है यहाँ सबसे अधिक। उसके बाद यदि जाते गए तो क्या हुआ? एक अंधेरा प्राप्त हुआ। फिर थोड़ी दूर गए, फिर जो है चमकीला वाला पोर्शन प्राप्त हुआ। फिर ऊपर गए। तो इस प्रकार से हमको क्या मिली भाई? फ्रिंजे, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे। तो ये जिनकी चौड़ाई देखो लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। चमकीलापना जो है, ठीक है, प्रकाश यहाँ सबसे अधिक है, सेंट्रल भाग में सबसे ज्यादा इस पोर्शन में। उसके बाद जाते गया तो चमकीला जो है उसका क्या हो गया? कम हो गया। प्रकाश का जो चमकीलापना है वो क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है ना। तो विवर्तन की घटना में क्या होता है? व्यतिकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इस प्रकार से हमको क्या है? दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे प्राप्त होती है, जिनमें अदीप्त और दीप्त दोनों का क्या होता है? चौड़ाई लगभग समान होता है और सभी में प्रकाश का जो चमकीलापन है या प्रकाशिक तीव्रता है सब में समान होती है। प्रकाश की तीव्रता सब में समान होती है। परंतु विवर्तन की घटना में क्या होगा? केंद्र वाले भाग में सबसे अधिक जो है तीव्रता होगी प्रकाश की। उसके बाद धीमे धीमे क्या होती जाएगी? प्रकाश की तीव्रता कम होती जाएगी। व्यतिकरण की घटना का ही रूप है क्या? विवर्तन। ठीक है। दोनों में क्या अंतर है समझते हैं आगे। ठीक है। तो प्रकाश का परिभाषा याद रखिए, प्रकाश का तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ना ही क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। आगे देखते हैं विवर्तन और हाइगेन्स का सिद्धांत। हाइगेन्स ने इसे किस प्रकार से बताया? हाइगेन के प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्वतंत्र स्रोत की तरह कार्य करता है। ठीक है। हमने तरंगाग्र बनाया था इस प्रकार से, गोलीय तरंगाग्र। तो उसमें हम लोगों ने द्वितीयक तरंगिकाएं बनाई थी। वो भी कैसे? चाप काट कर। किस प्रकार से? कितनी दूरी पर? तो c × t, वेग बराबर दूरी बट्टे समय।
तो दूरी बराबर वेग इंटू समय, कितनी दूरी पर, c इंटू टी दूरी पर यदि चाप काटे और उससे जाता हुआ स्पर्श रेखा खींचे तो वो द्वितीयक तरंगिकाओं को प्रदर्शित करेगा। और प्रत्येक द्वितीयक तरंगिका क्या होता है, स्वयं एक प्रकाश स्रोत होता है। ठीक है, उसी को कहा गया है जब एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाएं अध्यारोपित होती है। ठीक है, इस एक ही तरंगाग्र से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं क्या होंगी, अध्यारोपित होती है, तो उनमें व्यतिकरण होता है। एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली तरंगिकाओं के व्यतिकरण के कारण ही विवर्तन की घटना होती है। ये भी एक प्रकार का व्यतिकरण है, परंतु केवल एक तरंगाग्र के जो है एक तरंगाग्र से बनी द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होता है। अब हम व्यतिकरण में क्या लेते थे, दो प्रकाश स्रोत लेते थे, S1 और S2। ठीक है, दो प्रकाश स्रोत रहता था हमारा, एक ही प्रकाश स्रोत को दो भागों में बांट देते थे, उससे व्यतिकरण होता था। परंतु यहाँ क्या होगा, केवल एक ही प्रकाश स्रोत होगा और उसकी तरंगिकाएं जो है उत्पन्न द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से हमको विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त होगा। विवर्तन को दो प्रकार से बांटा गया है, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। ठीक है, इस प्रकार के विवर्तन में स्रोत और पर्दा दोनों ही अवरोध से सीमित दूरी पर, एक लिमिट जो है दूरी पर होंगे, फाइनाइट दूरी पर, तब कौन सा विवर्तन होगा, फ्रेनेल विवर्तन। ठीक है ना। फ्राउनहोफर विवर्तन, जब विवर्तन स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से अनंत दूरी पर हो तब हमको कैसा मिलेगा, फ्राउनहोफर विवर्तन मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, फ्रेनेल विवर्तन और फ्राउनहोफर। फ्रेनेल में क्या होगा, स्रोत और पर्दा दोनों ही अवरोध से सीमित दूरी पर होंगे और फ्राउनहोफर में स्रोत और पर्दा दोनों अवरोध से अनंत दूरी पर होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए व्यंजक देखते हैं, बहुत ही आसान है, एकदम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक स्लिट द्वारा प्रकाश का विवर्तन, तो हमने एक स्लिट लिया है AB, डायग्राम से समझते हैं। एक स्लिट AB लिया है जिसका C क्या है, केंद्र बिंदु है, और AB के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल a है। ठीक है, यहाँ एक प्रकाश स्रोत S है, उसके सामने लेंस L रख दिए हैं। ठीक है, फोकस पर रखे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलेंगी प्रकाश की किरणें। ठीक है, यहाँ से अब ध्यान दीजिए, तरंगाग्र जो है, इस प्रकार से मैंने गोलीय तरंगाग्र ले लिया है, तो यहाँ से भी हम चाप काट सकते हैं, यहाँ से भी चाप काट सकते हैं। तो इस प्रकार हम कितने चाप काट सकते हैं, बहुत सारे, अनंत चाप काट सकते हैं। इससे स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमको क्या मिलेंगी, अनंत तरंगाग्र मिलेंगी। ठीक है ना, तो एक तरंगाग्र से हमको बहुत सारे तरंगिकाएं मिल रही हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं, जो स्वयं प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगी। मतलब अनंत प्रकाश स्रोत के कारण चलने वाली तरंगों से अध्यारोपण होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितने प्रकाश स्रोत हैं, तो अनंत। ठीक है, व्यतिकरण में हम इन्हीं दो तरंगों का अध्यारोपण कराते थे, परंतु यहाँ अनंत प्रकाश स्रोत से आने वाली तरंगे जो है अध्यारोपित होंगी, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक लेंस L2 लिए हैं और पर्दे को हमने इस लेंस L2 के फोकस पर स्थित कर दिया है। ठीक है, इस पर्दे का केंद्र बिंदु O है, इन पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी कैपिटल D है। ठीक है, तो ये डायग्राम देख के हम लिख सकते हैं। ठीक है, विवर्तन की यहाँ कुछ कुछ विशेषताएं दी गई हैं। पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है जिसमें केंद्रीय प्रधान उच्चिष्ट के दोनों ओर निम्निष्ट और द्वितीयक उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। अब ये उच्चिष्ट निम्निष्ट क्या आ गया, उच्चिष्ट मतलब होगा संपोषी व्यतिकरण, मतलब हमको मिलेगा वहाँ दीप्त फ्रिंज, प्रकाशिक वाला क्षेत्र मिलेगा, और निम्निष्ट बोल रहा है मतलब हमको मिलेगा अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, अदीप्त फ्रिंज मतलब विनाशी व्यतिकरण वाला। ठीक है ना, काला काला पोर्शन हमको मिलेगा। ठीक है, डार्क पोर्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार से होगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई की दुगनी होगा।
होगी, ठीक है ना। केंद्र में जो चमकीला पोर्शन बनेगा जिसकी तीव्रता सबसे अधिक रहेगी वो अन्य उच्चिष्टों से, ठीक है, द्वितीयक उच्चिष्ट बोलेंगे, अन्य उच्चिष्टों से क्या होगा, उसकी चौड़ाई दुगनी होगी, ठीक है। द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता क्रमशः कम होती जाती है, ये तो हम बता ही चुके हैं। स्लिट की चौड़ाई अत्यंत कम होने पर ही विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देता है। केंद्रीय भाग की तीव्रता अधिकतम होती है, भाई केंद्रीय भाग में प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है जिसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक है। स्लिट ए बी को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक भाग से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ये द्वितीयक तरंगिकाएं क्या करेंगी, स्वयं प्रकाश स्रोत का कार्य करेंगी, ठीक है। इन्हीं तरंगों के अध्यारोपण से हमको मिलेगा या व्यतिकरण से हमको पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा, ठीक है। पहले केंद्रीय उच्चिष्ट की बात कर लेते हैं। सेंट्रल मैक्सिमा, उच्चिष्ट मतलब संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है। तो मान लो पर्दे एक्स वाई पर बिंदु O है, ए बी के मध्य बिंदु C के ठीक विपरीत ओर है, यहाँ से भी, ठीक है। तो मान लो A से चलने वाली तरंगे और B से चलने वाली तरंगे यहाँ अध्यारोपित होंगी, तो उनके बीच पथांतर कितना होगा, पथांतर कितना होगा, तो पथांतर को हम डेल से प्रदर्शित करेंगे और वो होगा 0। क्यों? देखो यहाँ से इस प्रकार से यहाँ पहुँचेगा सेंटर में, केंद्र में, तो कितनी दूरी, मान लो 5 मीटर दूरी, तो यहाँ से भी तो 5 मीटर दूरी तय करेगा। पथ का अंतर है क्या दोनों में, ए से और बी से चलने वाली तरंगिकाओं में? नहीं है, ठीक है, पथ का अंतर नहीं है, पथांतर 0 है। मतलब यहाँ कौन सा व्यतिकरण होगा जी, संपोषी व्यतिकरण होगा। इसीलिए हमको केंद्र में जो है तीव्र प्रकाश वाला पोर्शन हमको प्राप्त होगा, ठीक है। केंद्र O पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, इसे केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं, ठीक है। या कह सकते हैं कि केंद्र पर सभी तरंगे जो है समान कला में पहुंचती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण। ये मैं दिखा देती हूँ। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होना चाहिए, 0, या तो फिर क्या होना चाहिए, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होना चाहिए, ठीक है। और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, λ/2, 3 λ/2 या 5 λ/2, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसको याद रखना है, ठीक। तो केंद्रीय उच्चिष्ट समझ में आ गया, पथांतर 0 है भाई, तो संपोषी व्यतिकरण होगा, अतः हमको उच्चिष्ट अधिकतम तीव्रता प्राप्त होगी केंद्र में, उसे केंद्रीय उच्चिष्ट कह दिए, उच्चिष्ट, ठीक है। निम्निष्ट मतलब वहाँ क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मान लो बिंदु O के ऊपर बिंदु P पर पर्दे पर एक बिंदु P है, ठीक है। इस पर CO से थीटा कोण बनाने वाली किरणें लेंस द्वारा फोकस होती हैं, ठीक है। अब स्लिट से विभिन्न भागों से आने वाली तरंगिकाओं का पथ समान नहीं होगा। अब यहाँ से जब चलेंगी तरंगे, इस बिंदु पर पहुँचेंगी, तो देखो इनमें क्या आ गया जी, पथांतर आ गया। और कितना पथांतर आया, ध्यान दीजिए, ये इस प्रकार से है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है ना। अब यहाँ से ऐसे चल रही है फिर से, ठीक है, तो इतना दूरी उसको ज़्यादा चलना पड़ रहा है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं N। तो ये दूरी जो है यही क्या कहलाएगी जी, पथांतर कहलाएगी। यहाँ से यदि देखें तो समान दूरी है, N से यदि चलेगी तो समान दूरी है, केवल इतनी दूरी जो है ज़्यादा चल रही है, इसी को हमने क्या कह दिया, पथांतर। पथांतर क्या होगा जी, BN, पथांतर क्या होगा, BN, ठीक है। यहाँ से जब प्रकाश किरण B पॉइंट से चल रही है तो कितनी दूरी, BN दूरी, उसको थोड़ा ज़्यादा चलना पड़ रहा है। N से यदि देखेंगे तरंगों का चलना, तो A और N से यदि चलेंगे तो समान है, परंतु B से चल रहे हैं तो कितना ज़्यादा चलना पड़ रहा है, N दूरी उसको अधिक चलना पड़ रहा है, ठीक है। इसलिए पथांतर को हमने मान लो ले लिया लैम्डा, कितना ले लिए, लैम्डा, ठीक है। अब हम कल्पना करते हैं
कि ए बी स्लिट को कितने बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में विभाजित किया जा सकता है। ये ए है, ये बी पॉइंट है, ठीक है ना। अब हमने इसको दो, यहाँ से यहाँ तक ए से बी का पथांतर कितना है, लैम्डा है, तो बीच से बांट दिए तो यहाँ तक का आधे का पथांतर क्या होगा, λ/2, और इतना आधे का क्या होगा, λ/2 होगा, ठीक है। ये है सेंटर सी पी और ए पी के बीच पथांतर, ठीक है। पॉइंट पी पर पहुंच रही है ना प्रकाश तरंगे, सी पी और ए पी के बीच का पथांतर कितना होगा, λ/2। पुनः देखते हैं एक बार फिर से डायग्राम बना के। तो हमारे पास क्या थी, एक स्लिट थी ए बी, ये पॉइंट पी है, यहाँ से और यहाँ से चलने वाली प्रकाश तरंगों के बीच पथांतर कितना है जी, लैम्डा है। कितना है, लैम्डा। बीच से हमने डिवाइड कर दिया सी, तो यहाँ से ए से चलने वाली प्रकाश तरंगे और सी से चलने वाले प्रकाश तरंगे के बीच पथांतर कितना होगा जी, λ/2 होगा। कितना होगा, λ/2। ये भी आधा हो गया क्या, तो ये भी कितना होगा, λ/2 होगा, ठीक। तो यहाँ से मान लो ये कितने भाग बढ़ गए, 100 भागों में बांट दिया। वैसे तो अनंत प्रकाश स्रोत हैं, ठीक है ना, कितने हैं, अनंत। तो मान लो हमने कितना मान लिया है, 100 प्रकाश स्रोत ले लिए समझने के लिए, ठीक है ना। तो पहले और 100वें के बीच पथांतर कितना है, लैम्डा है। पहले और 50 के बीच पथांतर कितना होगा, λ/2 आधा कर दिए। दूसरे और 51 के बीच कितना होगा, 51 के बीच λ/2, ठीक है। तीसरे और 52 के बीच कितना होगा, λ/2, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे 50 हो गया, पहला और 50 के बीच λ/2 आधा लिए ना, ठीक है। दूसरे और 51 के बीच भी λ/2, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं तो नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। वैसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, तीसरे और 52 नंबर के बीच कितना होगा, तरंगों के बीच पथांतर λ/2। ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं तो 49वें और 99 के बीच भी पे पथांतर कितना हो जाएगा, λ/2। वैसे ही 50 और 100वें तरंग स्रोत के बीच पथांतर देखेंगे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ आधा ही तो है ना अभी भी, λ/2। तो हम देख रहे हैं इस प्रकार से सभी तरंगों का पथांतर कितना है, λ/2। और विनाशी व्यतिकरण में हमने देखा है पथांतर λ/2 है तो क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो यहाँ से आने वाली सभी तरंगे क्या करेंगी, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अर्थात एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगी। इसलिए हमको यहाँ क्या मिलेगा जी, डार्क पोर्शन, निम्निष्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमको प्रथम निम्निष्ट प्राप्त हो गया। कब, जब Bn पथांतर क्या हो जी, लैम्डा, उसको हमने 2 भागों में बांट दिया तो λ/2 और λ/2 हो गया। A से C तक λ/2, C से B तक भी λ/2 हो गया। पहला और 50वां देख रहे हैं तो λ/2 है, ठीक है। दूसरा और 51 देख रहे हैं तो भी λ/2 है। इस प्रकार से जब देखते जा रहे हैं तो सभी तरंगे क्या हो रही हैं, विनाशी व्यतिकरण कर रही हैं, तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगी, ठीक है। इसलिए प्रथम निम्निष्ट मिला हमको। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ANB में साइन थीटा इज इक्वल टू, ANB में साइन थीटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो यहाँ से लंब हो जाएगा हमारे पास BN, लंब, और कर्ण क्या होगा, AB होगा। लंब क्या होगा, BN, और AB क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो BN/AB, BN इज इक्वल टू कितना आ गया, AB साइन थीटा। BN बराबर कितना है जी, लैम्डा, और AB बराबर क्या है, AB की दूरी है A, स्मॉल a, तो रख देंगे यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास आ गया A साइन थीटा बराबर BN का मान लैम्डा, तो साइन थीटा बराबर λ/A नीचे आ गया।
थीटा बहुत ही कम है तो हमने साइन थीटा को लगभग बराबर ले लिया थीटा के, तो थीटा मिल गया हमको लैम्डा अपॉन ए। कितना मिल गया? लैम्डा अपॉन ए। अब हम पुनः क्या कर रहे हैं, स्लिट ए और बी के बीच पथांतर हमने ले लिया है कितना? 2 लैम्डा। कितना ले लिए हैं? 2 लैम्डा। अब किसी पॉइंट P1 में जो है कौन सा हमको प्रारूप मिलेगा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, ये देखते हैं। तो अब हम इसको बांट सकते हैं 4 बराबर भागों में। ठीक है, ए यहाँ 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बी, ये पूरा कितना है जी? 2 लैम्डा है। ठीक है, तो ये कितना होगा? चौथा वाला भाग लैम्डा बाई 2, ये वाला भाग लैम्डा बाई 2, ये वाला भाग लैम्डा बाई 2, और ये वाला भाग भी क्या होगा? लैम्डा बाई 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सभी का पथांतर जो है क्या होगा? लैम्डा बाई 2 होगा। कैसे? देखिए, ठीक है, सभी को जोड़ के देखो, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, चारों को जोड़ो तो 2 लैम्डा आएगा कि नहीं? ठीक है, आएगा भाई। तो हम इसको बांट सकते हैं 4 बराबर भागों में। तो पुनः जो है हम मान के चलते हैं कितने तरंग स्रोत हैं जी? 100। और 1 से 100 तरंग स्रोत का पथांतर कितना है? यहाँ 1 से 100 के बीच है 2 लैम्डा। ठीक है, तो 1 से 25 के बीच कितना होगा? लैम्डा बाई 2। वैसे ही 25 से 50 के बीच कितना होगा? लैम्डा बाई 2। ठीक है, 50 से 75 के बीच कितना होगा? लैम्डा बाई 2। 4 बराबर भागों में बांट दिए ना, 100 हमने समझने के लिए। 75 से 100 के बीच कितना होगा? लैम्डा बाई 2। ठीक है ना, मतलब पहले और 25 के बीच यदि हम देखेंगे तो लैम्डा बाई 2 पथांतर होगा। दूसरे और 26 के बीच देखेंगे तो भी लैम्डा बाई 2 होगा। तीसरे और ऐसी जोड़ी बनाते जाएंगे तो हम देखते हैं कि पहले प्रकाश स्रोत और दूसरे, ये दोनों जो है एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगी, पहला और दूसरा। वैसे ही दूसरा और तीसरा और चौथा भी क्या करेंगे? आने वाले प्रकाश स्रोत सभी जो है एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। ध्यान दीजिए, पुनः यहाँ से चल रही है प्रकाश और यहाँ से चल रही है, ये पहला भाग है और ये कौन सा भाग है? 50वां भाग। ठीक है ना, यहाँ पे 50 है, यहाँ 25 है। ठीक है ना, तो 1 और 25 जब चला तो लैम्डा बाई 2 बनेगा। अब भाई 1 से 100 को 4 भागों में बांटो तो 25 25 25 25 होगा कि नहीं? 25 फिर 50 फिर 75 फिर 100 होगा 4 भागों में। तो पहले और 25 के बीच क्या बना? लैम्डा बाई 2। दूसरे और 26 के बीच क्या बनेगा? लैम्डा बाई 2। ये पहले और दूसरे प्रकाश स्रोत हैं क्या? पहले भाग और दूसरे भाग से आने वाली तरंगिकाएं। तो ये समझ में आ गया, पहला और दूसरा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया। तीसरा और हम देखते हैं चौथा की, तो 50 और 100 के बीच, तो इनमें भी पथांतर कितना है जी? लैम्डा बाई 2 होगा। 51 और 99 के बीच कितना होगा? 51 और 99 बोल रही, ठीक है। 50 और 75 के बीच कितना होगा? लैम्डा बाई 2। वैसे ही 51 और 76 के बीच कितना होगा? लैम्डा बाई 2। 52 और 77 के बीच लैम्डा बाई 2। तो हम देख रहे हैं कि तीसरा और चौथा भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ विनाशी व्यतिकरण होता है लैम्डा बाई 2 के लिए, इसलिए हमको द्वितीय निम्निष्ट कहाँ प्राप्त होगा? ठीक है, 2 लैम्डा में। कहाँ प्राप्त हुआ? 2 लैम्डा पथांतर पे। ठीक है, थीटा का मान पुनः हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा? 2 लैम्डा अपॉन ए आएगा। लैम्डा था, 2 लैम्डा अपॉन ए हो गया पथांतर। ठीक है, तो हम व्यापक रूप में शर्त क्या प्राप्त कर सकते हैं कि थीटा एन, एनवा निम्निष्ट हमको कहाँ मिलेगा?
ये पोर्शन नहीं लिखना है। एन लैम्डा अपॉन ए में कहाँ मिलेगा, एन लैम्डा अपॉन ए, लैम्डा अपॉन ए में मिला, फिर 2 लैम्डा अपॉन ए में, फिर 3 लैम्डा अपॉन ए में, वैसे ही एन लैम्डा अपॉन ए में मिलेगा, चाहे एन इज इक्वल टू +-1 2 3। ठीक है, अब हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, थीटा एन कोण, चाप क्या हुआ, वाई एन अपॉन डी। कैसे हुआ, तो ये केंद्रीय उच्चिष्ट है, ये हुआ केंद्रीय उच्चिष्ट, उससे वाई एनवा निम्निष्ठ हमको लेना है, एनवा निम्निष्ठ। ठीक है, कितनी दूरी पर ले रहे हैं हम, वाई एन दूरी पर, कितनी दूरी पर, वाई एन दूरी पर। ठीक है, केंद्र से, तो कोण कितना है, थीटा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप क्या काम करेगा, ये दूरी ही चाप का कार्य करेगा वाई एन, और त्रिज्या कितनी होगी जी, यहाँ से बना रहे हैं ना कोण, तो त्रिज्या जो डी की त्रिज्या है, डी जो दूरी माने हैं वो त्रिज्या का काम करेगी। ठीक है, चाप होगा वाई एन और त्रिज्या होगी डी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वाई एन अपॉन डी। ठीक है, तो वाई एन निकाल सकते हैं, वाई एन बराबर थीटा एन इंटू डी, थीटा एन का वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, एन लैम्डा अपॉन ए, एन लैम्डा अपॉन ए इंटू डी रख दिए। अब देखते हैं द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए, तो हम जानते हैं समपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब पथांतर 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो। ठीक है ना, परंतु यहाँ देखिए, मान लो जब पथांतर, अब विवर्तन स्वरूप कहाँ पे मिल रहा है, O1 पर, अभी हम लोगों ने देखा था P पे, फिर P1 पे देखा था। ठीक है, अब O1 पर देखते हैं क्या होगा, तब पथांतर ले लेते हैं, 3 लैम्डा अपॉन 2 होगा, कितना ले लिए, 3 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, अब हम ए बी स्लिट को 3 भागों में बांटते हैं, देखिए बेटा बहुत ही आसान है, 3 भागों में बांट दिए, तो लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2 तीनों को जोड़ेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, तीनों भागों में बांट दिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं 1 से 100 तक पुनः ले लेते हैं, कितना होगा, लैम्डा है 3 लैम्डा बाई 2 है। ठीक है, तो 1 से 33 तक कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ठीक है, 33 से 66 तक कितना होगा, लैम्डा बाई 2, बराबर भागों में बांट रहे हैं ना 3, और 66 से 100 तक होगा लैम्डा बाई 2 होगा। ठीक है, अब 1 से चलने वाली और 33 लैम्डा बाई 2 होगा, 2 और 34 लैम्डा बाई 2। इसी प्रकार आगे हम देख रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय भाग से आने वाले जो तरंगे हैं एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर रही है। अब तीसरे भाग के लिए ये वाला पोर्शन 66 से 100 तक के बीच वाला पोर्शन ये तो बच गया, इसको मतलब इसके साथ इसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए कोई तरंगे नहीं बची, पहला और दूसरा एक दूसरे को नष्ट कर दिए, तीसरा भाग तो बचा ही हुआ है, तो ये बनाएगी, ये तरंगे बच गई, मतलब ये क्या करेंगी, संपोषी व्यतिकरण का काम करेंगी, मतलब हमको प्रकाश प्राप्त होगा। परंतु देखो एकदम चमकीला प्रकाश प्राप्त होगा क्या, जैसे केंद्र में प्राप्त होता है, नहीं, थोड़ा सा कम प्रकाश प्राप्त होगा। क्यों, क्योंकि बाकी तरंगे क्या कर रही है, विनाशी व्यतिकरण यहाँ पर स्पष्ट कर रही है, अपना प्रारूप बना रही है, केवल एक भाग जो है संपोषी व्यतिकरण बना रहा है। ठीक है, एक भाग ही जो है जहाँ से प्रकाश से आने वाली तरंगिकाएं बची हुई हैं, इसलिए अपेक्षाकृत कम तीव्रता मिलती है हमको। ठीक है, और यहाँ मिलेगा द्वितीयक उच्चिष्ट, बिंदु P पर कितना मिलेगा हमको, द्वितीयक उच्चिष्ट, सॉरी O1 होगा ये। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास आ गया थीटा बराबर, या ए थीटा बराबर ले लो, या थीटा बराबर 3 लैम्डा अपॉन 2 होगा। यहाँ सूत्र से देखिए, ए थीटा कर दिया, डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है, थीटा बराबर 3 लैम्डा अपॉन 2 इंटू ए होगा 3 लैम्डा अपॉन 2a।
nवें द्वितीयक उच्चिष्ट के लिए क्या होगा, अब हमको nवां उच्चिष्ट कहाँ मिलेगा, तो उसका व्यापक फॉर्मूला होगा थीटा n बराबर 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a। क्या होगा, 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a, ठीक है ना। yn इज इक्वल टू थीटा n इंटू डी होगा, ठीक है। तो चाप दूरी बराबर हम लोगों ने देखा है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर चाप इंटू दूरी, सॉरी ये चाप है, चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, ध्यान देंगे बहुत ही आसान है, ठीक है। तो yn बराबर 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d हो गया, ठीक है। ये 2n+1 क्यों लिखे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ n का मान यदि मैं 1 रखूँ तो क्या मिलेगा, 3 लैम्डा बाई 2, यही तो चाहिए, आ गया, ठीक है। इसलिए 2n+1 का उपयोग किए हैं व्यापक रूप में यहाँ, ठीक है। अब देखते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कितनी होगा, सेंटर में जो अधिकतम प्रकाश की तीव्रता बन रही है उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई पर्दे पर केंद्रीय बिंदु O के दोनों ओर, ठीक है, ये केंद्र है पर्दे का O, ठीक है, इसके दोनों ओर निम्निष्ट प्राप्त होगा, यहाँ भी डार्क वाला पोर्शन, यहाँ भी डार्क वाला पोर्शन, तो इन दोनों के और प्रथम निम्निष्टों के बीच की दूरी इन दोनों की दूरी के बराबर होगा, होगा भाई, ठीक है। तो केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ट की दूरी हम लोग निकाल चुके हैं, ये yn दूरी है ना, तो yn इज इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन a निकाले हैं, ठीक है। इन दोनों की दूरी का दुगुना होगा, ये केंद्र से दूरी बताता है ना, केंद्र से दूरी इतनी है yn, तो यहाँ से यहाँ 2yn होगा, ठीक है, दुगनी दूरी हो जाएगी, तो y1 ले लिए हम प्रथम निम्निष्ट के लिए y1, तो लैम्डा डी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है, n की जगह। केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई देखते हैं, सेंटर में जो प्रकाशिक वाला पोर्शन बन रहा है वो कितना चौड़ा है ये हमको देखना है, तो ये होगा प्रथम निम्निष्ट दोनों और पहला जो निम्निष्ट बनेगा डार्क वाला पोर्शन, उन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम निकाल चुके हैं, ये सूत्र yn व्यापक रूप वाला n लैम्डा डी अपॉन ए, तो सेंटर से इतनी दूरी मान लो y1 है, ठीक है ना, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, दुगना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लेंगे यहाँ प्रथम केंद्रीय उच्चिष्ट से प्रथम निम्निष्ट के बीच की दूरी y1 इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई तो दोनों के दूरी के दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू y1 रख दिए, यहाँ yn इज इक्वल टू 1 के लिए है ना, तो n का मान 1 हो गया है, 2 लैम्डा डी अपॉन ए हो गया है। ये पर्दा कहाँ रखा हुआ है, फोकस तल में, ठीक है, तो दूरी को हम f भी ले सकते हैं, तो यहाँ f बस रख दिया और कुछ नहीं है, ठीक है। तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, उसका कोणीय चौड़ाई कितना होगा, यहाँ से कितना कोण पर होगा, तो ये होगा बराबर, हम जानते हैं कि प्रथम निम्निष्ट जो है केंद्र से कितना कोण बना रहे हैं, थीटा कोण बनाते हैं, ठीक है, तो इस ओर भी थीटा कोण बनाएंगे प्रथम निम्निष्ट, तो दोनों की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी, 2 थीटा हो जाएगी, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 थीटा, तो फाई बराबर 2 थीटा, ठीक है। तो 2 इंटू थीटा का मान कितना है जी, लैम्डा अपॉन ए है, तो यहाँ से हो गया 2 लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। द्वितीयक उच्चिष्टों की चौड़ाई देखते हैं, यह क्रमागत निम्निष्टों के बीच की दूरी, ठीक है, यहाँ हमको मिला निम्निष्ट, फिर मिलेगा ये प्रथम निम्निष्ट है, ठीक है, फिर ये उच्चिष्ट है, केंद्रीय उच्चिष्ट है, सेंटर मैक्सिमा, ठीक है, फिर प्रथम निम्निष्ट मिला, फिर हमको क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मिलेगा, तो दो उच्चिष्ट द्वितीयक उच्चिष्टों की ये चौड़ाई कितनी होगी ये हमको निकालना है, तो दो क्रमागत निम्निष्टों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को घटा देते हैं तो ये निकल आएगा, तो दो क्रमागत निम्निष्टों के बीच की दूरी, तो yn बराबर n लैम्डा डी अपॉन ए है, ठीक है,
n-1 की दूरी कितनी हो गई, मान लो n-1 रख दी n की जगह, दोनों को घटा दो, आ गया लैम्डा डी अपॉन ई। ठीक है, निम्निष्टों की चौड़ाई निकालना है तो दो क्रमागत उच्चिष्टों के बीच की दूरी। ठीक है, पहला क्या है 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a, n-1 का क्या होगा, n की जगह n-1 रख दो। ठीक है, अब दोनों को घटा दो तो ये भी लैम्डा डी अपॉन ई, तो द्वितीयक उच्चिष्ट की चौड़ाई निम्निष्ट की चौड़ाई के बराबर है। तो ये था विवर्तन, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा समझना है हमको। ठीक है, और ये चौड़ाई किन किन चीज़ों पर निर्भर करेगी ये तो सूत्र देखकर ही हम जान सकते हैं। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट की चौड़ाई तो तरंग दैर्ध्य पर, जिनका तरंग दैर्ध्य अधिक होगा उसके लिए चौड़ाई अधिक होगी, पर्दे से दूरी ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा चौड़ा मिलेगा, और स्लिट की चौड़ाई कम होगी तब हमको ज़्यादा चौड़ाई का क्या मिलेगा जी, हमको विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये था विवर्तन, आसान है, 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएगा। ठीक है।